नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे एडीओ की क्लास है जो सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, उसके निरंतरता में आगे क्लास जारी है। निरंतर एमसीक्यूज डल रहे हैं, डेली एमसीक्यूज डल रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह इस एमसीक्यूज को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल हमारे द्वारा आपको रिप्लाई किया जाएगा। हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक और शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी क्लासें कराई जा रही है, तैयारियां कराई जा रही है। अगर आप कोर्स के संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं तो संस्था के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम एडीओ का अपना काम चालू करते हैं। एडीओ की हमारी एमसीक्यूज की क्लास है। मैं ये बताना चाहूंगा, जिनके भी अगर पुराने वीडियोस छूट चुके हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एडीओ प्लेलिस्ट में अब एमसीक्यू देख सकते हैं। एडीओ का टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में डला हुआ है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स का भी डला हुआ है, तो आप बिल्कुल वहां पे तैयारी कर सकते हैं। चलो, तो आज का क्वेश्चन है, देखिए आज की जो बेसिकली पंचायत की क्वेश्चन है वो स्थायी समितियों से है ना। स्थायी समिति से क्वेश्चन आते ही आते हैं और क्वेश्चन गलत होते भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना जरूरी है कि कौन सी समिति किस प्रकार का कार्य करती है, कौन सी समिति का गठन कैसे होता है, किस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो उसी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है, ये भी मजा आएगा। टॉप 25 है ना। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या है, सबसे पहले तो धारा को भी याद करना है। चलिए, धारा हम याद कर लिए थे लास्ट क्लास में। हम धारा क्या याद किए थे लास्ट क्लास में? धारा 20 याद किए थे, धारा 27 याद किए थे, धारा 34 याद किए थे। ये था क्या? ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि, जनपद पंचायत के प्रथम सम्मेलन पदावधि, जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन पदावधि। अब स्थायी समिति की दो धारा याद कर लेते हैं, है ना। तो स्थायी समितियों का वर्णन, ग्राम पंचायत के लिए स्थायी समितियों का वर्णन है धारा 46। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए स्थायी समितियों का वर्णन ग्राम पंचायत के लिए स्थायी समिति कौन सी धारा? धारा 46। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए स्थायी समिति धारा 46। जनपद और जिला का सेम होता है, जनपद और जिला का सेम होता है, तो जनपद और जिला का क्या? स्थायी समिति धारा 47। अब इन्हीं दो धाराओं के अनुसार स्थायी समिति को पढ़ना है। चलिए, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? सही पूछ रहा है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समिति होती है? नहीं भैया, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 3, अधिकतम 5 स्थायी समिति होती है। जनपद और जिला पंचायत में न्यूनतम 5, अधिकतम 7 स्थायी समिति होती है। ग्राम पंचायत में अगर कलेक्टर चाहे तो और स्थायी समिति बना सकता है। जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में भी कलेक्टर चाहे तो और स्थायी समिति बना सकता है। तो ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समिति होती है, गलत। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समिति होती है। हाँ, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समिति होती है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल सही। ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। जनपद और जिला पंचायत में एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है। परंतु कोई भी सदस्य केवल एक ही समिति का सभापति बनेगा, एक से अधिक समिति का सभापति नहीं बनेगा। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है, ये जनपद में बनेगा, जिला में बनेगा, ग्राम में नहीं बनेगा। ग्राम पंचायत स्थायी समिति पर नियंत्रण रखती, हाँ,
ग्राम पंचायत अपनी सभी स्थायी समिति पर नियंत्रण रखती है और समिति के कार्यकाज को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में प्रस्तुत भी किया जाता है ना। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो सही क्या हो गया? सही 2, 3 और 5 हो गए। तो ऑप्शन सी सही क्या है? 2, 3 और 5। तो मैं बता दूं एक ओवरव्यू कि ग्राम पंचायत में स्थायी समिति होती है धारा 46 के अनुसार। ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 अधिकतम 5 स्थायी समिति हो सकती है। ठीक है। एक समिति में एक व्यक्ति 2 समिति का सदस्य बन सकता है। ठीक है। केवल एक ही समिति का सभापति बनेगा, ये भी ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। हाँ, और ग्राम पंचायत अपने सभी स्थायी समिति पर नियंत्रण भी रखती है। ऑप्शन सी। स्थायी समिति पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्वेश्चन तो इससे आएगा। इस राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में विशेष विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य रखे जा सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं 2 सदस्य, है ना। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में, जनपद पंचायत की स्थायी समिति में, जिला पंचायत की स्थायी समिति में किसी विषय से संबंधित विशेषज्ञ को रखा जा सकता है। ऐसे विशेषज्ञ कितने रखे जा सकते हैं? 2। इन 2 विशेषज्ञ को समिति की बैठक में बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। वोट डालने का अधिकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है। ठीक है। तो ये चीज याद रखिए कि विषय विशेषज्ञ, अब शिक्षा समिति है, कोई जरूरी है क्या जो शिक्षा समिति के सभी सदस्य हैं वो शिक्षा के बारे में ज्ञान रखे? तो विषय विशेषज्ञ 2 शिक्षक को आप रख सकते हो, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए, है ना। पर वो 2 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे। वो बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। किनको? विषय विशेषज्ञ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ में, इस राज्य में ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, ग्राम पंचायत में जब भी संख्या पूछेगा तो अधिकतम संख्या बताना। अधिकतम संख्या ग्राम पंचायत में 5 होती है। ठीक है। ग्राम पंचायत में स्थायी समिति कितनी होगी? 3 से 5। जनपद जिला में 5 से 7 स्थायी समिति होगी। और ये स्थायी समिति के अलग अलग काम होंगे, अलग अलग काम बटा होगा और उसी क्षेत्र में वो काम करेगी। और उस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ 2 लोग को मनोनीत कर सकती है, जिनको बैठक में बोलने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सर इतना सरल क्वेश्चन पढ़ा रहे हो? भैया क्वेश्चन सरल नहीं है, टॉपिक रिवाइज हो रहा है और यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर अच्छे से रिवीजन ना करो तो। ठीक है। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? देखिए भैया, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आएगा वो सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति से ही आएगा। सामान्य प्रशासन समिति मतलब चाहे ग्राम पंचायत ले लो, चाहे जनपद पंचायत ले लो, चाहे जिला पंचायत ले लो। सामान्य प्रशासन समिति मतलब पूरा मैनेजिंग डायरेक्टरों का समिति। उनका काम है पूरी समिति को मैनेज करना और पूरे काम की देखरेख करना। ठीक है। तो सामान्य प्रशासन समिति, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़े से नियम है। तो जनपद पंचायत बोल रहे हैं, जनपद पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है, के विषय में सही क्या है पूछ रहा है? सही, इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। बिल्कुल गलत। मैं इसका एक ओवरव्यू बता दूं, है ना। ग्राम पंचायत में भी सामान्य प्रशासन समिति होता है, जनपद में भी होता है, जिला में भी होता है। सामान्य प्रशासन समिति का गठन कैसा होता है ये मैं बता रहा हूं। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट पंचायत प्रमुख होता है। जो पंचायत का प्रमुख होगा वही सामान्य प्रशासन समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो जनपद और जिला पंचायत में जो अध्यक्ष है वही सामान्य प्रशासन समिति के बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष बन जाते हैं। ग्राम पंचायत में पंचायत प्रमुख कौन होता है? सरपंच। तो सरपंच ग्राम पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष बन गया। सदस्य कैसे आएंगे? अब आपको पता है कि बाकी और समितियां हैं, सामान्य प्रशासन समिति के अलावा और भी समितियां हैं। तो बाकी समितियों के सभापति, अध्यक्ष लोग बाय डिफॉल्ट सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बनते हैं। समझ में आया? सामान्य प्रशासन समिति का जो सभापति होता है वो पंचायत प्रमुख होता है और सामान्य प्रशासन समिति के जो सदस्य होते हैं वो बाकी समितियों के सभापति होते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। तो इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते नहीं, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बाकी समिति के सभापति लोग होते हैं। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, जनपद पंचायत के चुने लोग जो दूसरी समिति के क्या हैं? अध्यक्ष है, सभापति है, वही क्या होंगे? सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। हाँ, वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार सामान्य प्रशासन समिति करेगी। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। हाँ, अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। ठीक है।
हाँ, अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य है वो समिति का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। 2 3 4 5 क्या होगा? ऑप्शन बी 2 3 4 5। इसको मैं और समझा देता हूं। सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? पंचायत का प्रमुख होता है। बाकी सभी समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। बन गई सामान्य प्रशासन समिति। ये क्या करती? पूरा मैनेजिंग का कार्य करती है ना, मेन काम करती। तो वार्षिक लेखा, है ना, बजट पर, ये सब पर चर्चा कौन करेगी? सामान्य प्रशासन समिति करेगी। अब आपको पता है विधायक जनपद पंचायत का क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। तो जो विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है वो जनपद पंचायत के पूरी सामान्य प्रशासन समिति का भी पदेन सदस्य होगा। विधायक जनपद पंचायत के पूरी सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सदस्य होता है। सॉरी, विधायक जनपद पंचायत के पूरी स्थायी समिति के पदेन सदस्य होते हैं। सामान्य प्रशासन बोल दिया था। विधायक जनपद पंचायत में, अब पता है आपको जनपद पंचायत में विधायक पदेन सदस्य होता है। तो विधायक जनपद पंचायत के जितनी भी सामान्य प्रशासन समिति है सबका पदेन सदस्य होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बोल रहा है। तो ऑप्शन 2 3 4 5। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो बाकी समिति के सभापति और जनपद पंचायत के सदस्य ही हैं, तो ये होगा। ठीक है, चलिए, जनजाति कल्याण मामले में सामान्य प्रशासन समिति काम नहीं करेगी, दूसरी समिति करेगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत, सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी, सभी स्थायी समितियों के सदस्य, सभी स्थायी समितियों के सभापति, सभी स्थायी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं बाय डिफॉल्ट। और सामान्य प्रशासन समिति का जो सभापति होता है वो पंचायत का प्रमुख होता है। ऑप्शन सी। चलिए, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? सही पूछ रहा है ना सर। बार बार वैसी क्वेश्चन भैया, बार बार इसीलिए वैसी क्वेश्चन ताकि आपको पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। हाँ, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और सभी पंचायत के प्रमुख अपनी अपनी सामान्य प्रशासन समिति के बाय डिफॉल्ट सभापति होते हैं। समिति के सभापति सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट होते हैं। समिति का सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है? नहीं, खुद जनपद पंचायत अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का बाय डिफॉल्ट सभापति होता है। समिति का सभापति सक्षम प्राधिकारी द्वारा? नहीं, है ना। समस्त स्थायी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं, ये सही है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही। इसके अध्यक्ष सभी पंचायत प्रमुख होंगे और सदस्य बाकी सभी समिति के सभापति होंगे। ऑप्शन ए और ई, ऑप्शन ए और ई, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जाएगा? मैं बता दूं कि विधायक जिसके चुनाव क्षेत्र में जनपद पंचायत पड़ता है, आंशिक या पूर्णतः, वो उस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन जाता है। अब वो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन गया तो वो जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का, जनपद पंचायत की पूरी 5 से 7 स्थायी समितियों का पदेन सदस्य रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? शिक्षा समिति का भी पदेन सदस्य, कृषि का भी, सामान्य प्रशासन का भी, सभी का पदेन सदस्य होगा, है ना। वो जनपद पंचायत में विधायक, है ना, विधायक कहां? विधायक जनपद पंचायत में सभी समिति का सदस्य होगा। ठीक है, सभी समिति का सदस्य होगा। और यही विधायक जिला पंचायत में, यही विधायक जिला पंचायत में कितने? केवल 2 समिति का, कितने? केवल 2 स्थायी समिति का, केवल 2 समिति का सदस्य बनेगा। ठीक है, तो विधायक जनपद पंचायत में सभी स्थायी समिति का सदस्य बनेगा, एकमात्र आदमी। और विधायक जिला पंचायत में केवल 2 समिति का, स्थायी समिति का सदस्य रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहां तो उपयुक्त सब आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत के विषय में सही क्या है? जिला पंचायत की बात कर रहा है। सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। हर जगह सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। सामान्य प्रशासन समिति में सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य करते हैं? नहीं,
नहीं करते, गलत। क्योंकि सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बाकी समितियों के सभापति होते हैं। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षा समिति चाहे ग्राम पंचायत में हो, चाहे जनपद में हो, चाहे जिला में हो, तीनों जगह शिक्षा समिति होती है। आपको मैंने बताया सामान्य प्रशासन समिति का प्रमुख कौन होगा, पंचायत का प्रमुख, तीनों स्तर पर। एक होती है शिक्षा समिति, शिक्षा समिति का प्रमुख पंचायत का उप प्रमुख होगा। शिक्षा समिति का सभापति पंचायत का उप प्रमुख होगा। कहां पे, तीनों स्तर पे, ग्राम में भी, जनपद में भी, जिला में भी। ठीक है, ये हो गया। शिक्षा समिति में सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नहीं। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य, नहीं। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का सदस्य होगा, सही। ठीक है, तो यहां पे मैं शिक्षा समिति को एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। प्रत्येक स्तर पर एक शिक्षा समिति होगी। शिक्षा समिति का प्रमुख बाय डिफॉल्ट कौन होगा, पंचायत का उप प्रमुख। तो पंचायत का उप प्रमुख ग्राम पंचायत में कौन होता है, उप सरपंच। उप सरपंच किसका सभापति होगा, शिक्षा समिति का। जनपद पंचायत में उप प्रमुख कौन होता है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसका प्रमुख, उपाध्यक्ष किसका सभापति होगा, शिक्षा समिति का। जिला पंचायत में उप प्रमुख कौन होता है, उपाध्यक्ष। ये उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का क्या होगा, सभापति होगा। और शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य होनी चाहिए। यहां सामान्य प्रशासन में बोल रहा है, जो गलत है। शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, और उस महिला सदस्य के साथ साथ एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी होना चाहिए। तो शिक्षा समिति में 3 पॉइंट है। पहला कि शिक्षा समिति का सभापति उप प्रमुख होगा। शिक्षा समिति में एक महिला अनिवार्य होगी। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य भी अनिवार्य रूप से होगा। तो यहां उसके अनुसार ऑप्शन क्या है, 1 3 6, 1 3 6 ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति पढ़ लिए, शिक्षा समिति पढ़ लिए, इन्हीं से दोनों से भर भर के क्वेश्चन आएगा। सामान्य प्रशासन समिति में गठन कैसे करोगे, सभापति बनाओगे प्रमुख को, सदस्य बनाओगे बाकी सभी समितियों के, किसको, सभापति को। ठीक है, शिक्षा समिति का प्रमुख कौन होगा, उप प्रमुख होगा। ठीक है, इसमें एक महिला को रखोगे और एक अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग को रखोगे। चलो, ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन करना है दोस्तों, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। टॉपिक का रिवीजन हो रहा है, टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम कितने प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी रोजगार में, 33% महिलाओं को। कितने प्रतिशत महिलाओं को, 33% महिलाओं को। ठीक है, तो भैया ये याद रखिएगा कि मनरेगा में भी महिलाओं को प्राथमिकता 33% लोगों को देना है, महिलाओं को। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) के अनुसार श्रमिक खाली स्थान आधार पर मजदूरी पाने के अधिकारी है। आपको पता है मनरेगा में मजदूरी भुगतान साप्ताहिक होता है। कैसा होता है, साप्ताहिक होता है। मास्टर रोल बंद हुआ सप्ते में, 15 दिन के अंदर आपको मजदूरी मिलनी चाहिए। 15 दिन के अंदर मजदूरी नहीं मिली तो प्रतिदिन के आपसे आपको क्या, विलंब भत्ता मिलेगा। तो मजदूरी कैसे मिलती है जी, साप्ताहिक मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा आम जनों को मनरेगा की मूलभूत जानकारी तथा इसके अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को जियो टैग के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराया गया है, जिसे आम जन कहां, कौन से ऐप पर देख सकते हैं। आप मनरेगा के संबंध में फोटो और जानकारी कहां प्राप्त कर सकते हैं, जन मनरेगा, जनता का मनरेगा, उस ऐप में जाके आप जो भी मनरेगा के तहत काम हुए हैं, काम पूर्ण हुए हैं, कितना काम हुआ है, प्रोग्रेस देख सकते हैं। भुवन पोर्टल पर अपलोड करते हैं और देखेंगे कहां, जन मनरेगा ऐप पर फोटो देखेंगे कि मनरेगा में कहां कहां काम हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी ये पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा मनरेगा के कार्यों के कार्यस्थल में मास्टर रोल उपस्थिति लेने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। जब आप मनरेगा में काम करने जाओगे तो रोजगार सहायक आएगा मोबाइल लेके, तो वो एक एप्लीकेशन से आपका मास्टर रोल डाउनलोड करेगा। मास्टर रोल क्या होता है, उपस्थिति पंजक, उनपे आपका नाम रहेगा, तो देखेगा कौन कौन आया है, फोटो खींचेगा, पहली उपस्थिति, फिर बाद में जब काम खत्म होगा तब दूसरी उपस्थिति लेगा कि कोई भागा तो नहीं है। तो ये उपस्थिति मास्टर रोल कौन से ऐप में उपस्थिति लेते हैं, NMMS, है ना, NMMS। ठीक है, इस ऐप पे लिया जाता है। ठीक है, चलिए
उसके बाद सिक्योर सॉफ्टवेयर जो मनरेगा में उपलब्ध यूज होता है, सिक्योर सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप क्या है? ये मनरेगा में उपलब्ध होने वाला सॉफ्टवेयर है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना? सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सिक्योर सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म, है ना? सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता तो मास्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर खाली स्थान मुआवजा पाने का अधिकार है। अगर आपको मास्टर रोल जिस दिन बंद हुआ, एप्लीकेशन अटेंडेंस का क्लोज हो गया, उसके 15 दिन के अंदर आपको मजदूरी भुगतान करना है। मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है तो 16वें दिन से आपको विलंब भत्ता, विलंब मुआवजा मिलेगा, जो कितना रहेगा? प्रतिदिन 0.0% के हिसाब से। कितना? ये फिगर आपको याद रहना चाहिए, प्रतिदिन 0.0% के हिसाब से, ये है प्रतिदिन, ठीक है? 0.0% के हिसाब से कितना? बकाया मजदूरी पर, जितना आपका मजदूरी बचा है उस पर प्रतिदिन इस प्रतिशत के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है? चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाय एवं भैंस में स्थायी प्रथम जोड़ी दांत किस आयु पर आते हैं? आपको मैं बताया हूं, पशु की उम्र ज्ञात करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है दांत गिनकर, तो उनका जोड़ी में दांत आता है। तो पहला जोड़ी दांत, पहले 2 दांत किस उम्र में आते हैं? 2.5 वर्ष की उम्र में, और इसी के अनुसार उनकी आयु की गणना की जाती है। चलिए भैया, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? बताइए कमेंट करके। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये है करनाल हरियाणा में। कहां? करनाल हरियाणा में, ठीक है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है? दूध उत्पादों का रिसर्च होता है, पनीर, ये दुनियादारी, है ना? भैंस, भैंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? हिसार हरियाणा में। कहां? हिसार हरियाणा में, ठीक है? गाय, गौवंशी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। बकरी कहां है? रिसर्च इंस्टीट्यूट बकरी मखदूम उत्तर प्रदेश में। भेड़ कहां है? भेड़ है मालपुर, मलकापुर, मालपुर, कहां? राजस्थान में, ठीक है? चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, आपको पता है दूध में सर्वाधिक पानी होता है, तो पानी की प्रतिशत मात्रा दूध में होती है 80 से 89%। सबसे अधिक पानी, सबसे अधिक पानी किसके दूध में होता है? ऊंटनी के दूध में सबसे अधिक पानी होता है, 91% पानी होता है ऊंटनी के दूध में, ठीक है? सबसे पतला दूध। सबसे गाढ़ा दूध किसका रहेगा? सबसे गाढ़ा दूध रहेगा भेड़ का, ठीक है? चलिए ये हो गया पानी की प्रतिशत मात्रा 80 से 90%। दूध का अपेक्षित घनत्व, घनत्व बोल रहा है तो यहां डेंसिटी होगा, ग्रेविटी लिखा गया है ना? डेंसिटी होगा, ठीक है? अपेक्षित घनत्व, तो दूध का अपेक्षित घनत्व है आपका कितना? 1.028 से 1.32 तक अपेक्षित घनत्व दूध का। क्या? डेंसिटी। डेंसिटी से मोटा पतला पता चलता है, मतलब घनत्व मतलब कितने पास पास है ना? ये साइंस का टर्म्स है। डेंसिटी कितनी है? 1.028 से 1.032 तक होती है दूध का अपेक्षित घनत्व। चलिए, न्यूनतम पानी की उपस्थिति किस पशु के दूध में होती है? तो सबसे न्यूनतम पानी की उपस्थिति यहाँ पे भेड़ में होगी, ठीक है? ऊंट के दूध में भी बहुत न्यूनतम मतलब कम पानी होता है, खनिज और दूसरा चीज ज्यादा होता है, इसलिए ऊंट के दूध को आसानी से पचाया नहीं जा सकता, ठीक है? पर यहां न्यूनतम पानी भेड़ के दूध में है, ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम कर रहे हैं, है ना? अगर आप पढ़े हैं तो आपको सरल लग रहा है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए यही बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ है, ठीक है? तो तैयारी अपनी बिल्कुल जारी रखिए, पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए। जितना ज्यादा एमसीक्यू लगेंगे उतने ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है?
तो बिल्कुल लगे रहिए दोस्तों, छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और किसी ने कहा कि सर अगर 15% वेटेज दे दिया गया तो हम तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भैया, आप पढ़िए और उस पढ़ाई से उस 15% को कवर करने की कोशिश करिए। जिसको 15% मिल रहा है वो पढ़ेगा तभी जॉब लगेगा, जिसको नहीं मिल रहा है वो भी पढ़ेगा तभी जॉब लगेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं जॉब लगेगा। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। खुर पका मुंह पका, जिसको बोलते हैं खुरहा चपका रोग, फूट एंड माउथ डिसीज, ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण, विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है, संक्रामक रोग है। ये हमेशा किसको? ऐसे पशु जिनके खुर दो भागों में बटे होते हैं उनको होता है। इसीलिए ये ऊंट और घोड़े को नहीं होगा, क्योंकि उसके खुर दो भागों में नहीं बटे होते। जुगाली करने वाले पशुओं को होता है खुरहा चपका। इसमें क्या होता है? खुर गलने लग जाता है और मुंह में छाला हो जाता है, पशु बीमार हो जाता है, खा पी नहीं पाता। बहुत बेकार बीमारी है ये खुरहा चपका। तो ये दक्षिण अफ्रीका में किन कारण से हुआ था? एशिया वायरस, सेट 1 वायरस, सेट 2, सेट 3, सभी, ये सभी वायरस के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? वायरस के प्रकार। किसके वायरस? खुर पका मुंह पका रोग के वायरस के प्रकार है। हमेशा पूछता है फूट एंड माउथ डिसीज किसको होता है? तो ये खुर पका मुंह पका के वायरस है। सभी वायरस के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में ये फैला था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करिए। ये मैं आपको बताया हूं, ठीक है, ये बताया हूं। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण योजना पिछले क्लास में पढ़ाया हूं। कब चालू हुआ है ना? ये चालू हुआ है 29 फरवरी 2024। ठीक है, कौन सा विभाग चलाता है? श्रम विभाग। ठीक है, वित्त पोषण राज्य सरकार का है, वित्त पोषण राज्य सरकार का है। ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है एवं वो पिछले 10 वर्षों से, है ना, निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है श्रम विभाग में, उसको मिलेगा। बिल्कुल सही है। कितना मिलेगा? हर महीने 1500 रुपए परिश्रमिक मिलेगा। बिल्कुल सही है। अगर पेंशन जिसको मिल रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी, उसके आश्रित को आधा पेंशन मिलेगा, 750 रुपए। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। ये योजना अभी देखो 29 फरवरी 2024 को लागू की गई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो इसका क्राइटेरिया बहुत जानना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्नपूर्णा योजना अपने आप ही चलता है। अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हैं किंतु पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें कितना केजी चावल मिलेगा प्रति माह? तो भैया अन्नपूर्णा योजना कई बार पूछा छत्तीसगढ़ में। ये जब छत्तीसगढ़ बना 2001 में लागू किया गया। अब वृद्धा पेंशन योजना के तहत कितना मिलता है? 500 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 500 रुपए। ठीक है, कितने को? 60 से 79 को। 80 से अधिक के कितना मिलेगा? 650 रुपए। 650 में 500 कौन देगा? केंद्र सरकार। 150 कौन देगी? राज्य सरकार। यहां 200 कौन देगा? केंद्र सरकार। 300 कौन देगी? राज्य सरकार। ठीक है, अब ऐसे जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है उनको अन्नपूर्णा योजना के तहत का क्या मिलेगा? 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 किलो। जिनको वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं मिल पा रहा है उसको 10 किलो खाद्यान्न की पात्रता होगी। 2001 से ये योजना चालू है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बोला है मतलब दुर्घटना होगी, सुरक्षा बोला है मतलब दुर्घटना होगी। तो सुरक्षा बीमा योजना कहां से प्रारंभ हुआ है? कलकत्ता से प्रारंभ हुआ है सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ है? 9 मई 2015 से प्रारंभ हुआ। कहां? कलकत्ता से। सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है? अगर दुर्घटना में घायल हो जाते हैं और एक साइड विकलांग हो जाते हैं, स्थायी विकलांगता, तब 1 लाख रुपए मिलेगा। जैसे एक आंख खराब हो गया, एक पैर खराब हो गया, एक हाथ खराब हो गया, तो 1 लाख रुपए मिलेगा। दोनों आंख खराब हो गया, दोनों पैर खराब हो गया, तो 2 लाख रुपए मिलेगा। और मृत्यु हो गई
तो भी 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका प्रीमियम कितना है, इसका प्रीमियम है वर्तमान में 20 रुपए, पहले कितना था 12 रुपए, अभी कितना हो गया 20, कब 2022 से इसका प्रीमियम बढ़ के कितना हो गया 20 रुपए। ठीक है, तो ये दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करेगी। इसका जो उम्र है कितना है 18 से कितना 70 वर्ष, उम्र क्या है 18 से 70 वर्ष, और दुर्घटना हुई तो अगर एक हाथ एक पैर ऐसा खराब हुआ तो 1 लाख रुपए, दोनों हाथ दोनों पैर गया 2 लाख रुपए, मृत्यु होगा तो भी 2 लाख रुपए मिलेगा। प्रीमियम कितना है 20 रुपए। कब से बढ़ गया है प्रीमियम, प्रीमियम बढ़ गया है इसका जून 2022 से बढ़ गया प्रीमियम, 20 रुपए हो गया। कहां से चालू हुआ था, कलकत्ता से। इसी के साथ एक और योजना चालू की गई थी, जीवन ज्योति योजना। कौन सी, जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जीवन का उल्टा क्या होगा, मरण। इसमें पैसा कब मिलेगा, केवल मरने पे। मरने पे कितना मिलेगा 2 लाख रुपए, मरने पे कितना मिलेगा 2 लाख रुपए। इसका प्रीमियम कितना है 436 रुपए, पहले 330 रुपए था, बढ़ के 436 हो गया। ये 436 3-3 महीने के क्रम में घटता है। जैसे आप अप्रैल में कराओगे तो 436, अप्रैल छोड़ के, अप्रैल मई जून छोड़ के जुलाई में कराओगे तो और कम, जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ के अक्टूबर में कराओगे तो और कम। तो ऐसे ये कम होते जाता है। पर इसका वार्षिक प्रीमियम कितना है 436 रुपए। ठीक है, इसमें 2 लाख रुपए मिलेगा मृत्यु होने पे, किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पे। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया, प्रारंभ किया गया 9 मई 2015 को। दो योजना, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों 9 मई 2015 को। कहां से, कलकत्ता से। सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम है 20 रुपए और जीवन ज्योति का है 436 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो योजना पूछेगा ही, कई बार पूछ भी चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम वर्तमान में कितना है 20 रुपए, पहले कितना था 12 रुपए, 2022 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 20 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया आपके आज के 25 क्वेश्चन। दोस्तों कैसा लगा ये सीरीज, आपके कितने हेल्पफुल है जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोर्स के संबंध में जानकारी चाहिए दोस्तों, एडीआई, एडीओ, आबकारी आरक्षक, उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक और उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ के लिए अगर आपको कोर्स परचेस करने हैं तो संस्था के मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सहयोग करिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। ठीक है, बने रहिए साथ में, यकीन मारिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत बेहतर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।